हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एमपीसी 005 का यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं जो चीज़ें हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस बताएंगे, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कैसे की जाती है, गुड हाइपोथेसिस क्या होता है, और दो टाइप के जो हाइपोथेसिस होते हैं, नल और अल्टरनेटिव, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती हैं। एरर 1, एरर 2 आपने सुना भी होगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। एंड देन सैम्पलिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने सैम्पलिंग से रिलेटेड आपको कुछ टर्मिनोलॉजी भी बताई हुई है, और सैम्पलिंग के तरीके, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे होती है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे होती है। तो कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हमें पहले से पता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए मिलेंगे जो मैंने लिखे हैं, ताकि आपको एग्जांपल से जल्दी समझ आ जाए। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही बताया हुआ है पहले कि जो हाइपोथेसिस होता है उससे हमें क्या हेल्प मिलती है। तो इसमें लिखा है जैसे हाइपोथेसिस आर द मैकेनिज्म एंड कंटेनर ऑफ नॉलेज मूविंग फ्रॉम अननोन टू नोन। तो हम हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, विच इज़ अ स्टेटमेंट, जिसको हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं हुई होती है। क्योंकि जब हम रिसर्च करके प्रूफ करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, तब जाके वो एक थ्योरी बनती है, इसलिए उसको पहले टेंटेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। उससे क्या हेल्प मिलती है हमें, हम अननोन टू नोन पे जा रहे हैं। हाइपोथेसिस तो अननोन, हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, हम एक जस्ट हाइपोथाइज करते हैं। हाइपोथेटिकल होता क्या क्या मतलब होता है कि आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो अननोन है, उसको हमने अननोन टू नोन पे जाना है, ताकि हम उसको फाइनली एक थ्योरी में कन्वर्ट कर सकें। और उसमें हम जो यूज़ करते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स, जो भी हम साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं, तब जाके हम उस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को एक पोटेंशियल आंसर टू अ प्रॉब्लम बना सकते हैं। मतलब हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका आंसर हमें तब मिलता है जब हम उसको साइंटिफिकली प्रूव कर देते हैं। तो हाइपोथेसिस गिव द डायरेक्शन एंड हेल्प्स द रिसर्चर इंटरप्रेट डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हाइपोथेसिस से हमें हेल्प मिलती है। ओके, और इसमें ये लिखा हुआ है कि एरर्स भी होती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हाइपोथेसिस तो बहुत सारे होते हैं, आपने पहले भी सुने होंगे, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी हैं। जैसे इंडिविजुअल्स हु परसीव हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट विल रिपोर्ट लोअर लेवल ऑफ परसीव स्ट्रेस। अगर हम ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि जिनकी सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है उनको स्ट्रेस कम होता है, इस चीज़ को हमें टेस्ट करना है। ये एक हमारी एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है कि सोशल सपोर्ट ज़्यादा हो जिसको, उसको स्ट्रेस कम होता है। उसको टेस्ट करने के लिए उसको हमें हाइपोथेसिस में चेंज करना है। तो उसका हाइपोथेसिस कैसे बन सकता है, इंडिविजुअल्स हु परसीव हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट विल रिपोर्ट लोअर लेवल ऑफ परसीव स्ट्रेस। इस तरीके से हमने इसका हाइपोथेसिस बना दिया, जो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करनी है, ताकि आगे जाके एक थ्योरी बन सके जिसमें हम कह सके कि वी नो कि जिसके सब सोशल सपोर्ट कम होता है उनको स्ट्रेस कम होता है। ऐसे ही और हाइपोथेसिस भी बन सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स हु एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज विल रिपोर्ट बेटर स्लीप क्वालिटी एज कम्पेयर टू सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। कि मतलब जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम चेक करना चाहते हैं कि इस तरीके से होता भी है या नहीं होता है, और उसको चेक करने के तरीके और आगे की जो जो प्रोसीजर होता है वो भी हम देखेंगे। तो दीज आर दी सम एग्जांपल्स। नाउ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। As you know, any scientific inquiry starts with the statement of a solvable problem. When the problem has been stated, a tentative solution in the form of testable proposition is offered by the researcher. तो रिसर्चर का काम है पहले एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बताना, किस फॉर्म में, एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन की फॉर्म में, ऐसी चीज़ जो टेस्ट करी जा सके, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं या उसको हम फेल कर सकते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको टेस्ट किया जा सके उसको देना रिसर्चर का काम होता है। नाउ हाइपोथेसिस इज ऑफन कंसिडर्ड अ टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की, कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ये एक टेंटेटिव या टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं
एंड इट शोज अ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो इवेंट्स या दो वेरिएबल्स कह लो। इवेंट्स एक अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो दो इवेंट्स हैं, लेकिन अगर हम एक रिसर्चर की तरह बोले तो वो दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे लिए जिनको हम टेस्ट करते हैं। तो इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो दोनों वेरिएबल्स को, कि उनका आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, एक का असर दूसरे पे होता है या नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि सोशल सपोर्ट होती है तो स्ट्रेस कम होता है, तो इसका मतलब क्या सोशल सपोर्ट और स्ट्रेस एक दूसरे से कोरिलेटेड है या नहीं है, तो उसको हमने टेस्ट करना होता है। तो दिस वे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एंड अ गुड हाइपोथेसिस इज वन विच मीट सच क्राइटेरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये नीचे जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे हैं ये गुड हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, जैसे आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर पता चले कि एक्चुअली में टेस्ट करना क्या है, उसमें हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं जिनको हमने टेस्ट करना है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, स्टेटमेंट में जो वेरिएबल्स है वो टेस्टेबल होने चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी और थ्योरी एंड इम्पैक्ट, मतलब जो आप जिस थ्योरी से जिसको प्रूफ करना चाह रहे हो, जिस थ्योरी को, उसी से आपको हाइपोथेसिस बनाना है। जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उसी से हमने हाइपोथेसिस बनाना है, जो भी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं उसी का ही हाइपोथेसिस या उसी से रिलेटेड होना चाहिए। देन हाइपोथेसिस शुड हैव लॉजिकल यूनिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। लॉजिकल यूनिटी का मतलब ये है कि आपके जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हो वो लगना चाहिए कि एक ही कंटेक्स्ट के अंदर से आ रहे हैं, एक ही चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, यूनिटी होनी चाहिए उसमें, एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी इलेबोरेट। मतलब आपने देखा होगा हाइपोथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लाइन्स स्टेटमेंट्स होती हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस शुड बी केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, जिसको हम वेरीफाई कर सकें, इस तरह का हो। एंड शुड बी ऑपरेशनलाइजेबल, मतलब इस तरह का हो जिसकी हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिख सकें। ऑपरेशनल डेफिनेशंस आप पहले भी बहुत बार ये चीज़ समझ चुके हो कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस का मतलब है, जैसे सपोज हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि स्ट्रेस कम होता है ज़्यादा, तो पहले तो हम उसको डिफाइन कर सके, ऑपरेशनलाइज कर सके कि स्ट्रेस होती क्या चीज़ है, स्ट्रेस से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रेस का मतलब किस तरह के सिम्टम्स हैं बॉडी में, या हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनलाइज करना। तो ऐसे ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस में होती हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमने एक्चुअली में अपनी रिसर्च में करना क्या है, टेस्ट क्या करना है। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे it says that by stating a specific hypothesis the researcher narrows the focus of the data collection effort। आप जब हाइपोथेसिस बनाते हो ना तो इस तरह का होना चाहिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि डेटा कलेक्शन करनी किस चीज़ के बारे में है, हमें डेटा कलेक्शन में क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने हाइपोथेसिस जो पढ़ा कि जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है, तो नाउ हमें अब पता है कि हमें डेटा कलेक्शन क्या करनी है, हमें उन लोगों से डेटा कलेक्शन करनी है जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली कौन सी, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिर उनके हमने स्लीप क्वालिटी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है ताकि हम कंपेयर कर सकें। इस तरह आपको हाइपोथेसिस से क्लियर हो जाए कि डेटा कलेक्शन का एफर्ट कहाँ लगाना है, एंड इज एबल टू डिज़ाइन अ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, मतलब किस तरह हम डेटा कलेक्ट करेंगे। बहुत तरीके होते हैं, सर्वे मेथड होता है, और इसमें डेटा कलेक्शन में अलग अलग टाइप की सैम्पलिंग करके भी हम डेटा कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से, मतलब हमें किस वे से डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। एंड द हाइपोथेसिस एज अ पॉसिबल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, तो वो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस एक ऐसा पॉसिबल स्टेटमेंट हो जिसमें दोनों चीज़ों का या टर्म्स कह लो या वेरिएबल्स जो है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के, उसके बीच में कोई रिलेशन दिखे। तो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट एन हाइपोथेसिस। Possible difficulties in formulation of a good hypothesis, what are the possible difficulties, इन्होंने 3 दी हैं। There are 3 major possible difficulties. First, the absence of knowledge of a theoretical framework is a major difficulty in formulating a good research hypothesis। अब इसका क्या मतलब है कि absence of knowledge of a theoretical framework, what does it mean? It means that you don't know कि already उसके पीछे क्या concept है या क्या theories हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट
A researcher is interested in studying relation between social media use and mental health outcome in adolescent. अब कोई रिसर्चर है सपोज, उसको ये रिसर्च करना है कि सोशल मीडिया का यूज़ और मेंटल हेल्थ आपस में कैसे कोरिलेटेड है. जैसे सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना है. बट हाउएवर दे हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ रेलेवेंट थ्योरीज इन साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्टडीज दैट कुड गाइड देयर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. लेकिन अगर उस रिसर्चर को बैकग्राउंड नॉलेज कोई नहीं है पीछे से कि उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज ऑलरेडी हैं या किस तरह की ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है, तो वो अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किस बेस पे करेगा. मतलब वो क्या बोलेगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है या कैसे होता है, हाइपोथेसिस क्या बनाएगा. विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक सोशल कंपैरिजन थ्योरी, मीडिया इफेक्ट, दे में स्ट्रगल टू डेवलप अ वेल ग्राउंडेड है. मतलब यहाँ पे अब ये इस तरह के कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होने चाहिए कि सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या होती है या मीडिया इफेक्ट्स क्या होते हैं. ये चीज़ें जब तक उसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे वो अपने कंस्ट्रक्ट्स कैसे बनाएगा. अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूरी है समझने के लिए कि अगर वो अपना हाइपोथेसिस बनाना चाहता है जिसमें वो दो ऐसे कंस्ट्रक्ट्स बताएगा जिसको वो स्टडी करेगा, यानी कि वेरिएबल्स मान लो, लेकिन उसके पीछे उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो पहले कि उसने करना क्या है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, दैट एब्सेंस ऑफ नॉलेज. ठीक है. सेकेंड क्या है, नाउ सेकेंड इज if detailed theoretical evidences are not available or if the investigator is not aware of the availability of those theoretical evidences. Detailed theoretical evidence available नहीं है. Okay, now what does it mean? For example, a researcher wants to investigate the impact of mindfulness meditation on stress reduction in college students. आजकल mindfulness के बारे में बहुत बात होती है और एक रिसर्चर है जो बोल रहा है कि अगर हम माइंडफुलनेस करें या जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जाती है, जिन लोगों को पता हो कि जिसमें हम फोकस करते हैं कि हम अपने प्रेजेंट में रहें, अपने प्रेजेंट की जो चीज़ें हैं उन्हें सेंस करें, उन्हें फील करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस तरह से मेडिटेशन की जाती है माइंडफुलनेस की. तो इससे स्ट्रेस कम होता है और इसकी स्टडी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स पे करना चाहता है. However, they are not aware of the extensive body research on mindfulness. अब नाउ अगर उस रिसर्चर को ये नहीं पता है कि माइंडफुलनेस में किस तरह की रिसर्चेस पहले से हो रखी हैं, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी हैं, इस तरह की उसको नॉलेज नहीं है, कोई थ्योरेटिकल एविडेंस की पहले से उसने कुछ पढ़ा नहीं हुआ, कुछ नॉलेज नहीं है, एंड इससे कैसे हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर टेक्निक से ऑलरेडी हम कई सारी थ्योरीज में ऐसा दिया होगा कि इससे ऐसा हुआ है इसलिए तो ये चीज़ बोली जा रही है. तो इन चीज़ों से अगर वो फेमिलियर नहीं है पहले से कि पहले की क्या फाइंडिंग्स हैं, तो वो अपना हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी बना सकता है. ठीक है, गलत डायरेक्शन में भी बना सकता है. तो उसको पहले क्या करना चाहिए इसके लिए, अगर आपको पता हो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके एक होता है, जब भी हम अपना रिसर्च करते हैं तो उसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर ज़रूर करते हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब होता है कि पहले से जो रिसर्चेज हो रखी हैं उनको एक बार रिव्यू कर लो ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि आपने एक्चुअली में करना क्या है, उस पुराने लिटरेचर में क्या बोला जा रहा है, उनकी क्या फाइंडिंग्स रही है, उसको हमें एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना आए कि लैक ऑफ डिटेल थ्योरेटिकल एविडेंसेस के बारे में हमें पता ना हो. नेक्स्ट थर्ड डिफिकल्टी क्या है, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट अवेयर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक देन शी और ही विल नॉट बी एबल टू फ्रेम अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस. रिसर्च टेक्निक्स नहीं पता, साइंटिफिकली कैसे रिसर्च करी जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं रिसर्च करने के. फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग रिलेशन बिटवीन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड अकेडमिक अचीवमेंट इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स. अब एक रिसर्चर है जो ये देखना चाहता है कि जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी का उनके अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह की पर्सनैलिटी से बच्चे हाई अचीवर बनते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी के बच्चे लो अचीवर रह जाते हैं, ये चीज़ वो स्टडी करना चाहता है. बट दे हैव अ लिमिटेड एक्सपीरियंस विद क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. अब रिसर्च मेथड नहीं पता उसको कि वो कैसे रिसर्च करे, डेटा कैसे कलेक्ट करे, सर्वे मेथड यूज़ करे, डेटा कलेक्शन कैसे करे, स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करे. जैसे ये प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को जो शुरू शुरू में अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं. जैसे सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो आपको बोला जाता है अपना प्रोजेक्ट बनाओ, उस टाइम ये प्रॉब्लम बहुत आती है क्योंकि हमें साइंटिफिक रिसर्च इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता उस टाइम पे, पहली बार कर रहे होते हैं.
तो हमें ये नहीं समझ आता है कि हम अपना सर्वे कैसे करें, हम अपना डेटा कैसे कलेक्ट करें, हम उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, कौन सा टूल यूज़ करें, या अगर हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कैसे करना है। जब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो वो स्किल एब्सेंट होने की वजह से बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। आप अपना हाइपोथेसिस बनाओगे कैसे, और हाइपोथेसिस बना लिया तो फिर उसको कैसे आप प्रूफ करोगे। तो दिस इज़ व्हाट, ये 3 जो हैं डिफ़िकल्टीज बताई हैं। एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब पुराना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। सेकंड, इट इज़ नॉट नोन कि थ्योरेटिकल एविडेंसेस क्या हैं, मतलब उसको अवेलेबल ही नहीं है थ्योरेटिकल एविडेंसेस, पहले की कोई थ्योरीज है या एविडेंसेस है वो नहीं है। और तीसरा, उसको साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है। दीज आर दी 3 डिफ़िकल्टीज हम फेस करते हैं जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। And one more thing it is given here, the hypothesis should be formulated in a positive and substantive form before data are collected। मतलब जब भी हम डेटा कलेक्ट करने से पहले ही हमारा हाइपोथेसिस बन जाना चाहिए इन अ पॉजिटिव एंड सब्सटेंसिव फॉर्म। मतलब आपका जो हाइपोथेसिस है इन पॉजिटिव फॉर्म होना चाहिए। पॉजिटिव फॉर्म मतलब जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन मतलब इस चीज़ से इस पे फ़र्क पड़ता है, उस तरह से। अभी 2 तरह के होते हैं हाइपोथेसिस, वो अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन या एक दिया हुआ है कि दैट हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 प्रोसेसेस फाउंड कॉमनली इन एनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन टास्क। वन इज द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी एंड अनदर वन इज द कंटेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 चीज़ें, 2 टास्क हमारे इसमें होते हैं। एक तो होता है कि कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कि हमें पहले तो डिस्कवर करना है, जो वेरिएबल्स हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनके बारे में कई सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं। दूसरा, फिर हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई मतलब हम उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस में ये 2 टास्क हम अपने करते हैं। पहले हम डिस्कवर करते हैं इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें नहीं पता, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, उससे हमें बहुत सारी डिस्कवरीज या बहुत सारी नॉलेज होती है इन्फॉर्मेशन की। एंड देन वी जस्टिफाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। नाउ इसमें जो आगे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, रिसर्चर शुड कंसिडर सर्टेन पॉइंट्स वाइल फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। एक रिसर्चर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है। दैट एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, तो जो वो वेरिएबल्स 2 ले रहा है या 2 इवेंट्स ले रहा है जिसको वो आपस में को रिलेट कर रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ अपने हाइपोथेसिस में उसको शो करनी है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम हाइपोथेसिस में देख चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट होता है, तो वो रिलेशन क्लियर उसमें दिखाना है। फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होंगे उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस क्या चीज़ होती है, अगर सोशल सपोर्ट की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सारी। फिर हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर ये चीज़ भी हमने बात करी कि हाइपोथेसिस हमेशा पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लो, मतलब पुराना जितना भी काम है उसको स्टडी कर लो, उसके बाद फॉर्मुलेट करो। तो हाइपोथेसिस आर दी स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम टू बी ट्रू फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इट्स वैलिडिटी। तो फाइनली क्या है, हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम ट्रू मानेंगे। वो बात की बात है कि वो रिजेक्ट हो जाए वो अलग चीज़ है, हो सकता है आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, पर हम ये मान के चलते हैं कि वो ट्रू है, जिसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, उसकी वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट कैसे बनती है, इफ एंड देन वाली स्टेटमेंट होती है। इफ यू हैव दिस देन यू विल हैव दिस, जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा कॉज होगा तो इसका इफेक्ट ये होगा। तो इफ एनी वन हैज़ अ सोशल गुड सोशल सपोर्ट देन दैट पर्सन विल हैव लेस स्ट्रेस, ऐसे करके हम इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। और जैसे यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ़ द लैक ऑफ वर्बल एबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड एमनीशिया देन द चिल्ड्रन शुड नॉट बी एबल टू वर्बली रिकॉल इवेंट्स यूजुअली वर्ड दैट दे डिड नॉट नो एट द। ये इस तरह से आपको एक इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि इफ और देन का यूज़ करके आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल हमने ऊपर देखे ही थे ऑलरेडी।
अब ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जिन्होंने इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। आप अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करके इसको चेक कर सकते हो कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली हाइपोथेसिस क्या होता है, इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है। और बेसिकली इसमें यही पूछेंगे आपसे कि हाइपोथेसिस डिफाइन करो और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, गुड हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, एंड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो ये बेसिक जो हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जनरली इतना ही पूछा जाता है इस टॉपिक में से। तो अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।